जी आप भी कुछ रिस्क नहीं लेना चाहेंगे या इस लिस्ट पर आप कुछ बोलेंगे संजय जी? नहीं, रिस्क लेने का सवाल आप जो तमाम तरह के लोग हैं इस पैनल पे, मैं थोड़ा अलग हूं ना, तो मैं पत्रकार हूं ना मैं पॉलिटिशियन हूं। हाँ। पत्रकारों को तो फिर भी इसकी जानकारी हो जाती है और आप उसको चलाते हैं सूत्रों के हवाले से। हाँ। हम सर्वे के आंकड़े सूत्रों के हवाले से तो चला नहीं पाते और सर्वे इस चीज का जिक्र, इस बात का कोई मतलब एक संदेश नहीं देता या कोई एक तरह से हिंट भी नहीं देता कि किसको कितनी, कौन से, किसको सीट मिलेगी, किसको टिकट मिलेगा और कहां से मिलेगा। तो सचमुच जिसका जिक्र आपने किया, मैं परहेज करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अब ये अटकलबाजी में ना शामिल हूं और ये कहूं कि किसको कहां से सीटें ओके, मैं घुमा के पूछता हूं आपसे फिर, आपके लिए भी आसान हो जाएगा संजय जी। ये बीजेपी की ये वाली स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी कि सबसे शोर शॉट जो नाम है एकदम सेफ वो, और हारी हुई सीटें इनको पहले अनाउंस कर दिया जाए? देखिए, स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है स्ट्रैटेजी, जिन सीटों पर आपकी पार्टी के उम्मीदवार हार चुके हैं 2019 में, अगर उनको आप पहले अनाउंस कर दें और ये पता रहे लोगों को कि आप किस सीट पर लड़ने वाले हैं, आप कहाँ आपके उम्मीदवार हैं, तो आप काम करना शुरू कर देंगे। आशुतोष ने जिस बात का जिक्र किया, और अब हम सब जानते हैं तकरीबन अब कितना 40 से 45 दिन चुनाव में बाकी है, तो लोगों को काम करने का समय मिलेगा, अपने जनता से संपर्क बनाएंगे। जो मजबूत सीटें हैं उस पर भी कोई दुविधा ना रहे, कोई असमंजस्य ना रहे, तो अनाउंसमेंट, चाहे मुझे तो लगता है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अनाउंसमेंट जितनी जल्दी पार्टी करेगी वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। लेकिन शायद पार्टी चाहती है कि कुछ सीटों को बचा के रखा जाए। क्योंकि अब जितना भी मंथन कर ले, कुछ ना कुछ मतभेद, कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स रहता है और कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ सीटों को बचा के रखती है पार्टी लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स करने के लिए। अच्छा, आपने जितने भी सर्वे किए संजय जी, आपका अनुभव, आपका विश्लेषण क्या कहता है? आज की बीजेपी में जब एक कैंडिडेट लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगने जाता है तो उसको वोट जो मिलता है वो मोदी के नाम पर कितना मिलता है और कैंडिडेट अपने नाम पर कितना वोट ला पाता है? बहुत साफ है। 19 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने और 14 के लोकसभा चुनाव में भी सर्वे में ये सवाल पूछा था और उसका विश्लेषण जो कई जगहों पर छपा और इसकी चर्चा भी पहले हुई, दोबारा आज न्यूज़ 24 के दर्शकों को बताना चाहूँगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी को जितना वोट मिला, मान लीजिए बीजेपी को 100 वोट मिले, उसमें 33 वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलता है। तो 1/3 जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर रहा है। 2024 में यह आंकड़ा 24% था, तो 24 से बढ़ता वो 33% पर गया। 14 में 24% था। 14 से 19 में यह बढ़ के 33% हुआ। जिस बात का बार बार जिक्र होता है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी का इतना ही प्रभाव होता है, वैसा नहीं दिखाई पड़ता। हाल ही के विधानसभा चुनाव जहां बीजेपी ने जीत हासिल की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी जब हमने ये सवाल पूछा तो तकरीबन 20 से 22% वोटर ऐसे थे बीजेपी के जिन्होंने ये कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। अब सवाल यह है कि क्या 24 में यह आंकड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है? मुझे लगता है इसके बारे में चर्चा तभी होगी जब चुनाव में वोट पड़ जाएंगे और नतीजों के बाद इसका विश्लेषण करना ज्यादा आसान। अच्छा, मैंने इसलिए पूछा ना संजय जी ये सवाल क्योंकि ये जो उम्मीदवारों की लिस्ट चल रही है इसमें जाहिर है यही फॉर्मूला ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय किए जाते होंगे, क्योंकि उम्मीदवार को बदलना एक रिस्की गेम भी हो सकता है कई बार, क्योंकि उम्मीदवार जब पॉपुलर हो तो जाहिर है कि उसको बदलना कई बार बैकफायर भी कर जाता है। नहीं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात का कैलकुलेशन लेकर के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाती होगी कि चलो उम्मीदवार थोड़ा हल्का भी है तो काम चल जाएगा, क्योंकि वोट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ेगा। मुझे लगता है पार्टी कोशिश करेगी कि हर सीट पर जो उनके पास अच्छे से अच्छा उम्मीदवार उपलब्ध हो, जो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हो, जो मतलब हर सारे सब मिला के जो जीत सके। विनेबिलिटी, बिल्कुल विनेबिलिटी एक ही शब्द है। पार्टी को जो लगता है कि विनेबिलिटी फैक्टर जिस उम्मीदवार के साथ ज्यादा है उसको टिकट देना है। और मतलब जहां आपको लगता है कि कैंडिडेट के लिए फीडबैक सही नहीं होगा, सिर्फ वही उम्मीदवार बदले जाएंगे। अब बिल्कुल पार्टी के पास तमाम मैकेनिज्म है, पार्टी अपना सर्वेक्षण कराते रहती है और तमाम सर्वेक्षण हो चुके होंगे संजय जी। लेकिन वो वाली थ्योरी मुझे लगता है इस बीजेपी ने बदल दी है। अब बताइए, शिवराज सिंह चौहान, उनके नाम पर इतना वोट पड़ा होगा, इस बार उनको बदल दिया। देखिए, बहुत सारे ऐसे नेताओं को भी जो पॉपुलर हैं, जो काम कर सकते हैं, अभी उनको भी हटा देती है ये बीजेपी। इसलिए पूछ रहा हूं मैं। देखिए, जब हम मतदाताओं के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई कौन सा फैक्टर, कई फैक्टर दिमाग में चलते रहते हैं कि किस फैक्टर से प्रभावित होकर मतदाता अपना वोट डालता है। क्या वो जात पात से प्रभावित हुआ, क्या उसने मुद्दों को देखा, क्या उसने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को देखा। उसी तरह से लगता है बीजेपी के अंदर भी किसको उम्मीदवार बनाना, उसके तमाम कंसिडरेशन है।
एक कंसिडरेशन तो विनेबिलिटी वाली है, लेकिन एक नया एलिमेंट दिखाई पड़ता है। पहले होता था कि कोई उम्मीदवार अगर वो लगातार चुनाव जीत रहा है, 3, 4, 5 बार चुनाव जीत गया, तो लगता था इन्हें तो टिकट मिलेगा क्योंकि ये तो जिताऊ कैंडिडेट ये जीतते हैं। शायद बीजेपी ने इस नैरेटिव को बदल दिया है। 4-5 बार अगर आप चुनाव जीत गए हैं तो शायद तलवार लटकी हुई है, अब आप पार्टी की सेवा करें और चुनाव लड़ने के लिए किसी और को मौका यही मैं आशुतोष कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं दो चीजें कहना चाह रहा था। एक तो ये कि देखिए, नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी में बड़ी सामान्यता है। समानता क्या है कि वो बार बार निकाल के देखते हैं, जड़ तो नहीं जम गई, अगर जड़ की जम गई तो उनको निकाल कहीं और ले जाए। इंदिरा गांधी बहुत अक्सर करते थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे और उनकी जमानत जो है इसी तरीके से भाग। आपने ये अच्छा कहा, जड़ तो नहीं जम गई। हाँ, देखिए, शिवराज सिंह चौहान की जड़ जम गई थी ना, तो शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया कि अब इधर आ जाओ भैया, बहुत हो गया, सुंदरराजे सिंधिया को इधर कर दो तुम। पॉलिटिक्स में यह होता है, ये पॉलिटिक्स में जस्टिफाइड, मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानता। दूसरी बात क्या है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें 80-20 का फर्क होता है। 80% जो कैंडिडेट को वोट पड़ता है वो दरअसल पार्टी के नाम पे पड़ता है या जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है उसके नाम पे पड़ता है। विधानसभा में यह आंकड़ा 60-40 का हो जाता है। सबसे टफ इलेक्शन जो होता है वो काउंसलर का इलेक्शन होता है, जहां आपका कैंडिडेट की लोग जो कनेक्ट है उसके आधार पर तय होता है। मेरा मानना यह कि आज की तारीख में शायद ये 80 बढ़ के 90 हो गया हो, क्योंकि सारा वोट अगर प्रधानमंत्री जी के नाम पे पड़ रहा है तो कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो, उसमें 10% ये चूज किया जाता है कि भाई ऐसा ये ठीक ठाक कैंडिडेट हो, रिसोर्सेज इनके पास ठीक हो, जनता से कनेक्ट भी इनका ठीक हो, तो पार्टी को उतनी दिक्कत नहीं होती है। ये तो आपका ये जो आंकड़ा है 60-40 वाला, 80-20 वाला, ये संजय जी वाले आंकड़े में सर्वे में कैसे फिट होता है? वो तो कह रहे हैं 33% वोट मोदी जी के नाम पर पड़ता है। दो चीजें देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है ना, इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है कि एक कैंडिडेट के लिए पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कवर कर पाना ही असंभव होता है। वो एक नेशनल लेवल के ऊपर चुनाव होता है कि भाई लोग तय करते हैं अगर ये इस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो चलो इसको वोट दे देते हैं, उसको वहां कैंडिडेट का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये नहीं मतलब कि कैंडिडेट का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कैंडिडेट का होता है। ओके, किशोर जी